पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और उधर तमिलनाडु में भी वोटिंग जारी है। लेकिन इसको लेकर सरकार का जो मुख्य फोकस है वो दोनों जगहों पर है। क्या दोनों जगहों पर बदलाव होने की आशंका दिखाई दे रही है? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में सर आज मतदान हो रहा है और कहा जा रहा है कि एक नया जो इतिहास है वो वहाँ पर लिखा जा सकता है। सीएम योगी भी पहुँचे, गृह मंत्री भी पहुँचे, पीएम मोदी भी पहुँचे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है ममता बनर्जी का जिस तरीके से एक रूप जो लोगों को दिखाई देता है उससे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, वहाँ एक सीधा है, आम पब्लिक का रुझान, वहाँ के वोटर का इस बार की रुचि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वो भाजपा की सरकार चाहते हैं और पश्चिम बंगाल में परिवर्तन जनता चाह रही है। सत्ता का परिवर्तन के लिए पश्चिम बंगाल में पूरी तरह मन बनाया हुआ है। अब थोड़ा सा, हालांकि उसमें भारत निर्वाचन आयोग ने काफ़ी अच्छा इस बार प्रबंधन किया है, कुछ चीज़ें रोकने का प्रयास किया है। जो गुंडई, लफंगई, बमबाजी और हवाबाजी होती थी उस पर नियंत्रण हो और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसका प्रयास बहुत ठोस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से वहाँ का प्रशासन पंगु है, टीएमसी के माफिया स्थानीय कार्यकर्ता ही सारी सरकारी सुविधाएं और सरकारी पैसा, सरकारी व्यवस्थाओं को हैक किए हुए हैं। वो साइकोलॉजिकल दबाव बनाते हैं अपने पक्ष में मतदान करने का या मतदान से बाहर रहने का, निकलने नहीं देना, घर पे रोकना, उन्हें 2 दिन बाद 4 तारीख के बाद देख लेने की धमकी देना। वो एक साइकोलॉजिकल दबाव उनका रहता है। यदि उनके दबाव से मुक्त हुआ और मतदेय स्थल तक पहुंचा और मताधिकार किया तो निश्चित रूप से परिणाम वहाँ का मतदाता। इनकम्बेंसी भी आपको लगता है कि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि उसको मतदाता मतदेय स्थल तक पहुँच के स्वतंत्र रूप से अपने मतदान करने पे यदि कामयाब हो गया, हिम्मत जुटा पाया। माहौल आपको लग रहा है कि वहाँ पे बिगाड़ा जा रहा है या बिगड़ सकता है? छुटपुट घटनाएं भी वहाँ पर सामने आई हैं, तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं से इस पूरी प्रक्रिया में बाधा डाल सकती हैं? देखिए, ममता बनर्जी का तो है ही डंपिंग, गुंडई, अराजकता की दम पे ही सरकार बनाने का प्रयास पिछली बार भी किया तो इस साल भी कर रही हैं। लेकिन सेंट्रल फोर्सेस, पर्यवेक्षक, अन्य तमाम जो नई नई चीज़ें भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इस बार नए प्रयोग किए हैं, वो ये सफल होते हैं और मतदाता को स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष मतदान करने का अधिकार मिलता है और वो हिम्मत जुटा पाता है मतदेय स्थल पर पहुंचने की, तो परिणाम 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने का काम होगा। क्यों है इस बार भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में, क्यों आप लोग बहुत ज़्यादा उसको? हमारा फोकस है कि वहाँ लोगों को अपनी इच्छा की सरकार चुनने का मन बना के, मनोबल ऊंचा करके वो अधिकार मिले और उसकी मनोकामनाएं पूरी हों कि उसके मन की सरकार बनी। और अगर मन की सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से इस बार को रोकने वाला वहाँ नहीं है। वहाँ पर रैली की यात्रा अनुमति जो है वो मिल गई है और ये कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी की विचारधारा के जो खिलाफ है वो कांग्रेस ही जीत दिला सकती है। कांग्रेस को भारी मतों से वहाँ पर आप लोग वोटिंग करिए, कांग्रेस वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं। हर पार्टी के नेता को अपनी पार्टी का प्रचार करने का हक क्यों छीन रहे हो? वो कहना भी चाहिए और कहेंगे ही कि उनके प्रत्याशियों को जिताओ। अगर वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? लेकिन वहाँ कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस हो सकता है कि शून्य पे पहुँच जाए, हो सकता है कि एक आध सीट कोई मिल जाए ना, अन्यथा शून्य की स्थिति में आने वाली है। वहाँ कोई वजूद कांग्रेस का बचा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को, पीएम मोदी को, आपने देखा था किस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया था। उसके कहने पर उन्होंने नोटिस जारी किया है कि पीएम के लिए इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। देखिए, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री। और राष्ट्र के प्रधानमंत्री को इस तरह की टिप्पणियाँ उनके प्रति करना नितांत गंभीर विषय है और इसका संज्ञान लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग से नोटिस देने का काम किया है। और मैं समझता नोटिस तो होगा, लेकिन पूरे देश की जनता इस बात से उद्वेलित और आक्रोशित है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति वो कांग्रेस जो लगातार इतने लंबे से पुरानी पार्टी भी कहती है और केंद्र में सत्ता में रही है, देश की सत्ता उनके हाथ में रही है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी हल्की टिप्पणियाँ देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ कतई नहीं करनी चाहिए। तो देश पूरा आक्रोशित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जब ईडी की छापेमारी में उन्होंने बाधा डाला था, उन्होंने कहा है कि इससे जो है वो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। आपने देखा था जब कार्रवाई हो रही थी तो फाइलों को लेकर वहाँ से निकलना। देखिए, देश के लोकतंत्र की बात नहीं है,
देश के संघीय ढांचे और संवैधानिक मर्यादाओं और व्यवस्थाओं की बात है, और लोकतंत्र की तो बात है ही है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, निश्चित रूप से संघीय ढांचे की इस तरह की घटनाओं से, जहां मुख्यमंत्री किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्य में सीधा आक्षेप छीना झपटी करके कानून को तोड़ने का काम करेगा, तो संघीय ढांचा चूर चूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, लोगों को संवैधानिक व्यवस्थाएं खतरे में पड़ जाएंगी, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस पर गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, जो अति गंभीर है, और ये चूंकि देश की पहली इस तरह की घटना है जो ममता बनर्जी ने अपने स्वयं की है, तो इस गंभीर घटना को इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इस पर विराम भी लगना चाहिए, और इस मामले में भी कठोर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। सांसद महिला आरक्षण को लेकर बड़ा दिखा रहे थे कि हम लोग जो हैं इसके समर्थन में। पप्पू यादव ने, आपने देखा, एक तरीके का इन्होंने बयान दिया है महिलाओं को लेकर कि ये लोग नेताओं के कमरे में जाते बिना जो हैं वो ऊपर पद पर नहीं जा सकती हैं। बिहार के महिला आयोग ने पप्पू यादव को एक नोटिस भेजा है कि इस पर आप जवाब दीजिए। महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के लिए इस तरीके की टिप्पणी करना आपको लगता है कि ठीक है? महिलाएं तो मेहनत से आगे बढ़ती हैं कि नेताओं के कमरे में जाने से आगे बढ़ती हैं? देखिए, कुछ लोग की मानसिकता बड़ा दूषित है, वो तरह तरह की भद्दी टिप्पणियाँ और इस तरह की बातें, हल्की बातें करने का काम करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसकी निंदा की जानी चाहिए। महिलाएं या पुरुष सब बराबरी का, आज भी चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, विभिन्न पदों पर, रक्षा से लेकर तो डिफेंस में भी महिलाएं से लेकर के सिविल सर्विसेज से लेकर के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से लेकर के खेती किसानी तक महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी खूब बड़ी है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है, और कहीं कहीं तो पुरुषों से आगे निकल रही हैं। आपने देखा होगा कि हाई स्कूल और इंटर के, चाहे हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षा हो या सीबीएसई की परीक्षा हो, लड़कों से आगे बेहतर परफॉर्म करने का काम लड़कियों ने किया है। तो इसलिए कहीं भी कम आकलन उनका नहीं करना चाहिए, और परफॉर्मेंस के आधार पर उनको आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास हमारी सरकारें कर रही हैं, और उन प्रयासों को सफलतम मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने महिला आरक्षण करके 33% महिलाओं की विधानसभा और लोकसभा में भागीदारी सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया था, लेकिन इसी विपक्ष ने षड्यंत्र के तहत उस बिल को गिराने का काम कर दिया है, जिससे विलम्ब होने की स्थिति आ गई। अन्यथा हम लोग 2029 में ही महिलाओं को भागीदारी 33% देने की सुनिश्चितता करने जा रहे थे। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से देश की महिलाएं जवाब देने का काम करेंगी, और जिन पार्टियों से जुड़े हुए ऐसे नेता हैं, उन पार्टियों को भी सबक सिखाने का काम देश की महिलाएं करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल बस ले लीजिए। स्वास्थ्य विभाग एक समय में आपके पास भी रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी को लेकर सर चिंता जताई है। उन्होंने कहा सिर्फ आंकड़े देने से कुछ नहीं होगा, मरीज को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, इसको लेकर जो है वो कुछ ना कुछ आप लोगों को प्लान बनाया जाना चाहिए। आप भी सर जिले के प्रभारी होते हैं, तमाम लोग आपके पास भी आते होंगे, आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, चिकित्सकीय व्यवस्थाओं में पिछले 10 साल में यूपी में बड़ा फर्क हुआ है, बहुत चेंजिंग आए। जहाँ पहले स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सीमित थी, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था हुई है। जिस मेडिकल कॉलेज में मानक तय होता है तो उसमें वेंटिलेटर्स भी शामिल है, इनकी संख्या भी। तो जब जिले में वेंटिलेटर, जिले मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स की संख्या भी स्वतः बढ़ने का काम होगा। सरकार का प्रयास है कि चिकित्सकीय सुविधाएँ आमूल चूक परिवर्तन हो। प्राइमरी सब सेंटर से लेके एएनएम सेंटर पहला इकाई होता है, उसका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 100 शैय्याओं वाले होते हैं, फिर 300 बेड के मेडिकल कॉलेज होते हैं। इन सब में एक हम लोग संसाधन भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत एक है जिसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस तेज़ी से मेडिकल कॉलेज वन फैसिलिटी बढ़ाने का काम हो रहा है, उस रेशियो में हमें चाहिए प्रशिक्षित डॉक्टर, एमडी, पीजी कॉलेज किए हुए। तो अभी तक जो जहाँ से निकलेंगे कहाँ से, जब मेडिकल कॉलेज उपलब्ध थे वहाँ से, एक डॉक्टर को तैयार करने में 10 साल का वक्त लगता है। तो बहुत संसाधन अभी उतने नहीं हैं जितने डॉक्टरों की आवश्यकता है। तो सीमित संख्या डॉक्टरों की कमी होने की वजह से भी है, लेकिन फिर भी जिस तेज़ी से अब नए संसाधन जुट रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, उससे भी इससे फीडिंग होगी, और उसी फीडिंग का परिणाम होगा कि 10 साल के बाद एक बहुत बेहतरीन चिकित्सकीय व्यवस्था, वर्ल्ड स्तरीय, विश्व स्तरीय चिकित्सकीय व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित होने का काम करेंगे। इसके लिए पूरी रूपरेखा के आधार पर वेल प्लान्ड
तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।